Assalamu alaikum. Dear students, I am Sayyid Arsalan Bukhari, your chemistry teacher. स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं इस लेक्चर के अंदर, दैट इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड विच इज़ एन ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। पहला ऑक्सी एसिड हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की डिटेल को डिस्कस करने लगे। तो चलें, टाइम नहीं वेस्ट करते, बोर्ड की तरफ चलते हैं और आपको लेके जाते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में। Dear students, now let's move on to the second part of the topic of oxy acids of phosphorus. इससे पहले हम टॉपिक पढ़कर आए हैं फॉस्फोरस एसिड का, और अब जिस एसिड को हम डिस्कस करेंगे दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। बच्चों, इसको फॉस्फोरिक एसिड तो कहा जाता ही है, साथ ही साथ इसको ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड भी कहा जाता है। अच्छा बच्चों, आपकी बुक में इसकी हेडिंग ही ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के नाम से दी गई है। आप इसको फॉस्फोरिक एसिड भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। असल में फॉस्फोरिक एसिड मल्टीपल टाइप्स में अपने आप को एग्जिबिट करता है। इसके और भी हमें फॉस्फोरिक एसिड्स मिलते हैं ना, जैसे पायरोफॉस्फोरिक एसिड या जैसे मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो इसको उससे अलग करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए इसके नाम के साथ ऑर्थो का वर्ड लगा दिया जाता है। तो इसका जो प्रॉपर केमिकल नेम है स्टूडेंट्स, वो है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। आप इसको फॉस्फोरिक एसिड भी कह सकते हैं और इसको फॉस्फोरस 5 एसिड भी कहा जाता है। तो ये भी स्टूडेंट्स इसका नाम है, लेकिन जो ज्यादा कॉमन नेम है वो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड है। तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन फॉस्फोरिक एसिड का। अब आते हैं इसकी प्रिपरेशन पे, और इसकी जो प्रिपरेशन है स्टूडेंट्स, उसके अंदर हम टोटल 4 मेथड्स को स्टडी करेंगे, जिनमें से 3 मेथड्स विल बी लेबोरेटरी प्रिपरेशन और एक जो होगा वो इंडस्ट्रियल या कमर्शियल प्रिपरेशन होगी। तो चलें, सबसे पहले हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन का पहला मेथड देखते हैं, और वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ P2O5। तो बच्चों, हम फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे हॉट वाटर में, तो इससे फॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। दिस रिएक्शन इज वेरी सिंपल, और ये आप पीछे भी पढ़कर आ चुके हैं। जब हम फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड को स्टडी कर रहे थे तो वहां हम ये रिएक्शन पढ़कर आ चुके हुए हैं। तो सिंपल रिएक्शन है P2O5 और उसका रिएक्शन वाटर के साथ, एंड दिस रिएक्शन प्रोड्यूसेस 2 यूनिट्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो 3 यूनिट्स ऑफ वाटर जो है वो रिक्वायर होते हैं, और ये हॉट वाटर के साथ भी रिएक्शन हो सकता है, स्टीम के साथ भी ये रिएक्शन हो सकता है। सो द फर्स्ट प्रिपरेशन इज हाइड्रोलिसिस ऑफ P2O5। स्टूडेंट्स, दूसरा तरीका भी आप पहले पढ़कर आ चुके हैं, और वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl5। तो ये तरीका भी हमने पहले पढ़ लिया हुआ है, हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl5। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की हाइड्रोलिसिस हमने करनी है, ये भी हम हॉट वाटर में ही करते हैं। PCl5 दैट इज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, और इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है? हाइड्रोलिसिस करनी है तो वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे स्टूडेंट्स। वाटर के साथ रिएक्शन करवाने पर हमने पढ़ा था कि ये बड़ा वायलेंट रिएक्शन होता है। इट प्रोड्यूसेस 2 एसिड्स, एक है फॉस्फोरिक एसिड यानी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4, एंड द सेकंड वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन भी आप पहले पढ़ चुके हुए हैं। 5 यूनिट्स ऑफ HCl प्रोड्यूस होते हैं और 4 यूनिट्स ऑफ वाटर इस्तेमाल होते हैं। इक्वेशन बैलेंस है, और इस तरीके से हम हमारा मेन प्रोडक्ट फॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये दोनों रिएक्शन स्टूडेंट्स आप पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। तीसरे रिएक्शन पर आते हैं।
और वो क्या है ये भी आप पहले पढ़ चुके हुए हैं, और ये रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ phosphorus with concentrated HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ स्टूडेंट्स इसका रिएक्शन करवाना है। और कौन सा फॉस्फोरस, यहां पे हम रेड फॉस्फोरस को यूज करते हैं, तो ये याद रखिएगा कि रेड फॉस्फोरस यूज होगा इस मकसद के लिए। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये हाई टेम्परेचर के ऊपर जाके होगा, क्योंकि रेड फॉस्फोरस एग्जिस्ट 280 डिग्री सेल्सियस के बाद करता है, तो ये बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन होगा। ये फॉस्फोरस है और इसका रिएक्शन हम करवाएंगे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। बच्चों याद रखिएगा, ये बात मैंने पहले भी तफसील से डिस्कस की है व्हेन वी वर स्टडीइंग द टॉपिक ऑफ नाइट्रिक एसिड, दैट नाइट्रिक एसिड डू नॉट नॉर्मली रिएक्ट्स विद नॉन मेटल्स, लेकिन वो चंद एक नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। और कब करता है? जब वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हो। लाइक अगर आप पुराना टॉपिक याद करें, मैंने बताया था ऑक्सीजन के साथ भी नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन नहीं होता, नाइट्रोजन के साथ भी नहीं होता, अलबत्ता फॉस्फोरस के साथ, कार्बन वगैरह के साथ वो रिएक्शन कर जाता है। और लेकिन करता कब है? तो हाई टेम्परेचर पे, और जब नाइट्रिक एसिड को कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लिया जाए तब ये रिएक्शन करता है। स्टूडेंट्स, दिस रिएक्शन प्रोड्यूसेस फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, along with the production of नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में स्टूडेंट्स इसके वाटर प्रोड्यूस होता है। 5 यूनिट्स ऑफ HNO3 इस्तेमाल होते हैं और 5 यूनिट्स ऑफ NO2 प्रोड्यूस होते हैं, जिससे ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाती है? बैलेंस हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, ये तीनों जो लेबोरेटरी प्रिपरेशंस हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के अंदर हम इसको पहले ही डिस्कस करके आ चुके हुए हैं। इसको हमने फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड वाले टॉपिक में पढ़ा, इसको फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड वाले टॉपिक में पढ़ा, और इसको हमने नाइट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया। तो ये तीनों तरह की प्रिपरेशन आप देखें कि इसमें जो मेन प्रोडक्ट है वो हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो ये तीन प्रिपरेशंस तो हो गई। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं चौथी प्रिपरेशन की तरफ, और ये जो चौथी प्रिपरेशन है बच्चों, ये इसकी कमर्शियल प्रिपरेशन है। ये काफी बड़े लेवल पर होगी, जाहिर है इंडस्ट्रीज में होगी, इसलिए इसको कमर्शियल प्रिपरेशन का नाम दिया जाता है। अच्छा बेटा, इसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं? याद रखिएगा, इसकी कमर्शियल प्रिपरेशन आमतौर पे दो मैकेनिज्म्स में होती है, दो तरीकों से होती है। एक वेट प्रोसेस है, एक ड्राई प्रोसेस है। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये ड्राई प्रोसेस है। जब मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि ये जो कंपाउंड्स हैं फॉस्फोरस के, जो यानी फॉस्फोरस कहाँ से मिलता है हमें, हमने पढ़ा था कि वो हमें मिलता है रॉक्स की फॉर्म में या फिर एपेटाइट्स की फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स, ये तरीका वो है, यानी फॉस्फोरस के ओर्स के अंदर से हम फॉस्फोरिक एसिड को प्रोड्यूस करना सीखेंगे। ये है इसकी कमर्शियल प्रिपरेशन। तो असल में यहां पर क्या इस्तेमाल होगा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, यहां पर हमने इसका प्रिंसिपल सुन ले। हमने यहां पे करना क्या है? प्रोडक्शन ऑफ P2O5 जी। हमने क्या करना है? हमने उसका ओर यूज करना है और उसके ओर में से फास्फोरस पेंटाऑक्साइड निकालना है। और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को अगर हॉट वाटर के साथ मिला लिया जाए तो वो फास्फोरिक एसिड बना देगा। तो डायरेक्ट फास्फोरिक एसिड नहीं बनेगा कमर्शियल मेथड से। हम क्या करेंगे? और इस्तेमाल करेंगे फास्फोरस का, या तो वो जो रॉक मैंने बताई थी जिसको फॉस्फराइट कहा जाता है, या तो फॉस्फराइट इस्तेमाल कर लें या एपेटाइट इस्तेमाल करें, जो हम शुरू में पढ़ कर आए। एपेटाइट इस्तेमाल करें तो वो वेट प्रोसेस है, लेकिन जब फॉस्फराइट इस्तेमाल करते हैं तो वो ड्राई प्रोसेस है। अभी मैं थोड़ी सी और तफसील की तरफ आता हूं, पहले आप प्रिंसिपल को समझिए। प्रिंसिपल है प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड फ्रॉम फॉस्फराइट। हमने फॉस्फराइट इस्तेमाल करना है बच्चों, और उस फॉस्फराइट के अंदर से हमने P2O5 निकाल लेना है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड निकाल लेना। अब सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि फॉस्फराइट होता क्या है। फॉस्फराइट को फॉस्फेट रॉक भी कहा जाता है। बेटा मेरा शुरू का टॉपिक याद कीजिए जिसमें हमने अकरेंस ऑफ फॉस्फोरस पढ़ा था ना, तो अगर वो ज़हन में लेकर आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसको फॉस्फेट रॉक भी कहा जाता है बच्चों।
अच्छा, ये फॉस्फेट रॉक है ना, ये उसका बेसिकली ओर है, ठीक है जी। तो फॉस्फेराइट को फॉस्फेट रॉक कहा जाता है। इट इज सच अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक विच इज रिच इन फॉस्फेट्स। इसमें मेटल फॉस्फेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये एक रॉक है, फॉस्फेराइट एक रॉक है, एक मिनरल है जो जमीन की खुदाई करके निकाला जाता है, और इसमें मेटल फॉस्फेट्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसी फॉस्फेराइट यानी फॉस्फेट रॉक में अप टू 20% P2O5 होता है। इसके अंदर 20% तक फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड इस फॉस्फेराइट के अंदर होता है, और हमने वही फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड सिर्फ निकालना है और उसका हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करवा के फॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूस कर लेना है। तो असल मैकेनिज्म समझिए स्टूडेंट्स कि फॉस्फेराइट क्या है, आप इसको समझ लीजिए, कैल्शियम फॉस्फेट समझ लीजिए। तो फॉस्फेराइट को हमने जस्ट क्या करना है, उसके साथ कुछ ऐसा रिएक्शन करवाना है जिससे हम P2O5 प्रोड्यूस कर लें, जो कि उसके अंदर 20% तक मौजूद है। तो P2O5 प्रोड्यूस करके उसको जस्ट हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करवाना है और हमारा फॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये P2O5 उसके अंदर से हम निकालेंगे कैसे। तो स्टूडेंट्स, इसको निकालने के लिए इंडस्ट्रीज के अंदर हम क्या करते हैं, हीट करके ना, इन मिनरल्स को हीट करके, काफी ज्यादा हीट करके सैंड ऐड कर देते हैं। तो हमने सैंड ऐड करनी है एट हाई टेम्परेचर, काफी ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करने पर साथ ही हमने सैंड ऐड कर देनी है। तो अब आप पूरा मैकेनिज्म समझेंगे स्टूडेंट्स। हमारे पास होगा फॉस्फेराइट को इंडस्ट्री में ले जाके हम हीट करेंगे, और मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि फॉस्फेराइट को आप, वैसे तो ये बहुत सारी टाइप्स का है, लेकिन आप इसे कैल्शियम फॉस्फेट समझ लें, Ca3PO4 होल ट्वाइस। वैसे मैंने शुरू में भी बता दिया था बेटा, मैं दोबारा बताता हूं, फॉस्फेराइट इज अ फॉस्फेट रॉक, इट इज अ मिनरल विच इज रिच इन फॉस्फेट्स, पर्टिकुलरली कैल्शियम फॉस्फेट। अब सुनिएगा प्रोसेस क्या होगा बेटा। प्रोसेस ये होगा कि फॉस्फेराइट लेंगे, फॉस्फेराइट को इंडस्ट्रीज में जाके बहुत ज्यादा हीट करेंगे, हीट करने के बाद उसमें सैंड ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही फॉस्फेराइट यानी कैल्शियम फॉस्फेट के अंदर सैंड ऐड की जाती है और उसको बहुत ज्यादा हीट किया जाता है, तो यहां से कैल्शियम सिलिकेट प्रोड्यूस होता है, और चूंकि कैल्शियम 3 है तो 3 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम सिलिकेट प्रोड्यूस होता है। स्टूडेंट्स याद कीजिए, आप इसको स्लैग का नाम भी देते हैं, तो इसको हम फिर बाहर निकाल लेते हैं, और एंड पे बचता है, साथ प्रोड्यूस होता है P2O5। इस हिसाब से देखा जाए तो बच्चों, हमारे पास 3 सैंड के यूनिट्स जो है वो इस्तेमाल होंगे। तो आप देख सकते हो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। मैंने यही कहा था, पहला स्टेप यही है कि फॉस्फोराइट को हीट करें, काफी ज्यादा हीटिंग पे उसके अंदर सैंड ऐड करें। After the reaction of phosphorite with sand, they are going to produce calcium silicate slag with the production of phosphorus pentoxide, जो कि हमने उसमें देखा है कि 20% तक मौजूद होती है, वो निकल आई। अब फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड जो निकला है बच्चों, जस्ट उसकी हॉट वाटर के अंदर हाइड्रोलिसिस कर दें, एंड यू विल गेट 2 यूनिट्स ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, जब हमने 3 यूनिट्स ऑफ वाटर इस्तेमाल किए। तो स्टूडेंट्स, ये है वो तरीका, और इतना ही पार्ट हम लेबोरेटरी में भी यूज कर रहे हैं, लेकिन यहां पे इंडस्ट्री में कमर्शियल लेवल पर है, बहुत ज्यादा पैमाने के ऊपर हम उसको प्रोड्यूस करेंगे। सो ये है कमर्शियल मेथड टू प्रोड्यूस ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो ये 3 लेबोरेटरी मेथड स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास हमें नजर आ रहा है इंडस्ट्रियल मेथड या कमर्शियल मेथड। अब आते हैं बच्चों, सो दिस इज द प्रिपरेशन, और अब हम आते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। अच्छा बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी काफी हद तक मिलती जुलती हैं जो हमने पहले फॉस्फोरस एसिड पढ़ा है उसके साथ।
वो वाइट सॉलिड है स्टूडेंट्स, ये कलरलेस सॉलिड है, इसका कोई रंग नहीं है। वो भी हमने पढ़ा था डीलिक्विसेंट है स्टूडेंट्स, इसके अंदर भी डीलिक्विसेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, तो ये भी एक डीलिक्विसेंट है। तो हम कहते हैं कि डीलिक्विसेंट इन नेचर है, और मैंने आपको बता दिया कि आप इसको हाइग्रोस्कोपिक कह सकते हैं, थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन वो भी हमारा टॉपिक नहीं है स्टूडेंट्स। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तकरीबन 41 डिग्री सेल्सियस है, 42 तक चला जाता है, 40 से 42 के दरमियान में ये मेल्ट करता है। और स्टूडेंट्स इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 212 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है। स्टूडेंट्स इसकी कोई स्मेल नहीं होती है, ये ऑडोरलेस है, इसकी किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं है, ना इसका कोई रंग है, कलरलेस सॉलिड है और साथ ही साथ ऑडोरलेस है, डीलिक्विसेंट इन नेचर है, मेल्टिंग पॉइंट 41 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री सेल्सियस है, जबकि सॉल्यूबल इन वाटर है, बहुत अच्छे तरीके से वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। MR 98 ग्राम पर मोल है, जितनी के सल्फ्यूरिक एसिड की है, with a difference of some fractions. So these are the physical properties of phosphoric orthophosphoric acid. अब स्टूडेंट्स आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर। अच्छा बच्चों, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हमें कोई बहुत ज्यादा नजर नहीं आती। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, वो कहेंगे सर फॉस्फोरस एसिड अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ाया है, तो उसमें तो हमने देखा था वो बड़ा अच्छा जो है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये भी बड़ा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। नहीं, ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। क्यों नहीं है स्टूडेंट्स? इसका स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप ये देखें कि इसमें, ठीक है, OH और यहां पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक दफा पहले भी टॉपिक में क्लियर किया था कि बिल्कुल ओरिजिनल ज्योमेट्री हम नहीं ड्रॉ कर रहे, तो इसमें आप बॉन्ड एंगल्स की और उनकी बहस में ना जाइएगा। हमारा मकसद है सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज को इसके जरिए समझाना। अब स्टूडेंट्स याद कीजिए, अभी फॉस्फोरस एसिड में हमने देखा था कि ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ नहीं था, यहाँ पे लॉन पेयर मौजूद था, और वो लॉन पेयर कभी भी किसी को दिया जा सकता है, मतलब उसकी रिडक्शन करवाई जा सकती है, तो वो इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा था। इसके पास तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कि ये किसी को दे, तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये हुआ कि ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम नहीं करेगा। तो ये एक बड़ा अहम पॉइंट है कि आपको अगर ये पूछ लिया जाता है कि फॉस्फोरस एसिड और फॉस्फोरिक एसिड में से कौन रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा, तो आपका जवाब होगा फॉस्फोरस एसिड। और क्यों करेगा, रीजन हमने उसकी देख ली। स्टूडेंट्स, इसमें चूंकि लॉन पेयर मौजूद नहीं है, इलेक्ट्रॉन का कोई एक्स्ट्रा पेयर मौजूद नहीं है, इसलिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमें कोई बहुत ज्यादा नजर नहीं आएंगी। अलबत्ता एक बात ध्यान में रखिएगा, इसकी कुछ एसिडिक प्रॉपर्टीज जरूर हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात बच्चों ज़हन में रखिएगा कि ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, इट इज अ वीक एसिड। और कौन सा है? इट इज अ वीक ट्राई प्रोटिक एसिड। ट्राई प्रोटिक का मतलब है ट्राई बेसिक, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कि ट्राई प्रोटिक का मतलब है ट्राई बेसिक। ट्राई प्रोटिक का मतलब है कि इट विल लूज 3 प्रोटॉन्स, ये 3 प्रोटॉन्स जो है वो रिलीज करेगा ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं अब आपको बताता चलूं कि ये वाटर में डिसॉल्व होता कैसे है, मैं यहां बता देता हूं आपको। ये है H3PO4, ठीक है बच्चों। तो ये क्या करता है, सबसे पहले ये कन्वर्ट होता है H2PO4 में, और उसके बाद ये कन्वर्ट होता है स्टूडेंट्स HPO4 में, और उसके बाद फाइनली आखिरी H भी लूज करके ना ये कन्वर्ट हो जाता है PO4, ठीक है बच्चों।
तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये एक इसने प्रोटॉन निकाल दिया, फिर इसने दूसरा प्रोटॉन निकाल दिया, और फिर इसने तीसरा प्रोटॉन निकाल दिया। तो इस तरह ये ट्राइप्रोटिक एसिड है। अब जब ये H2PO4 की फॉर्म में जा रहा है तो हम कहते हैं कि जनाब ये डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट बना रहा है। ठीक है, तो इसको डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन कहा जाएगा। इसी तरह इसके बारे में तो आपको पता ही है, ये हाइड्रोजन फॉस्फेट है या बायफॉस्फेट है, और एंड पे जाके फिर ये फॉस्फेट के अंदर आयन के अंदर कन्वर्ट होता है। और स्टूडेंट्स जाहिर है ये H पॉजिटिव लूज कर रहा है तो यही इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, तो जब आप इसका बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। और सॉल्ट कैसे प्रोड्यूस होता है कि हाइड्रोजन ही रिप्लेस होता है ना एसिड का। तो इसी तरह 3 स्टेप्स के अंदर ये अपना हाइड्रोजन रिप्लेस करते हुए मुख्तलिफ कंपाउंड्स प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये रहा H3PO4 यानी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, और हम इसका रिएक्शन करवा देते हैं एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सबसे पहले स्टेप में ये अपना एक H पॉजिटिव रिलीज कर देता है, वो सोडियम उसकी जगह पर आ जाता है, तो ये बन जाता है NaH2PO4 प्लस वाटर। स्टूडेंट्स ये जो रिएक्शन हमारे सामने हुआ है ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन तो नहीं हुई ना अभी, क्योंकि अभी भी आप देखें कि जस्ट इसमें से 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते थे, लेकिन सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ। इसका मतलब है कि जो बनने वाला सॉल्ट है वो एक एसिडिक सॉल्ट बन रहा है। स्टूडेंट्स एसिडिक सॉल्ट को याद कीजिए, आपने पढ़ा था ऐसा सॉल्ट, द सॉल्ट विच इज फॉर्म्ड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आइंस। अब इसमें 3 हाइड्रोजन आइंस हैं, असूलन तो तीनों को ही रिप्लेस हो जाना चाहिए, बट सोडियम एक को रिप्लेस कर रहा है, रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन एटम्स बिहाइंड। इसका मतलब है पार्शियल रिप्लेसमेंट हो रही है हाइड्रोजन की, तो जो बनने वाला सॉल्ट है वो एक एसिडिक सॉल्ट कहलाता है। स्टूडेंट्स ये जो सॉल्ट बन गया है ना, इसको आप 2 नामों से याद रखते हैं। इसको आप कहते हैं मोनो सोडियम फॉस्फेट, इसको मोनोसोडियम फॉस्फेट भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। और एक नाम आप इससे भी ले सकते हैं, क्योंकि H2PO4 डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट है, उसके साथ क्या लगा हुआ है, सोडियम, तो आप इसे सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट भी कह सकते हैं। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स ये एक एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि ये पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन से बना है, मुकम्मल रिप्लेसमेंट नहीं हुई। अब स्टूडेंट्स ये रिएक्शन कंटिन्यू करता है, इसके अंदर आप देख लें कि अभी भी 2 हाइड्रोजन्स मौजूद हैं लूज करने के लिए, और मजीद रिएक्शन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाया जाए तो ये रिएक्शन होता है, और अब की बार ये एक H और लूज कर देता है, तो जो बनने वाला कंपाउंड है वो है Na2HPO4 along with the formation of water। तो बच्चों ये जो सॉल्ट बन गया है ये भी एक एसिडिक सॉल्ट है, ऊपर वाला भी एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि ये भी पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन से बना है ना। 2 हाइड्रोजन थे तो दोनों रिप्लेस होने चाहिए थे, लेकिन एक हुआ है, तो यहां पर ये जो सॉल्ट बन गया है इसको कहा जाता है सोडियम बायफॉस्फेट या सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट भी कहा जाता है। 2 नाम है बच्चों, या फिर इसको डायसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट भी कहा जाएगा। तो चूंकि सोडियम 2 हैं तो डायसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट या सोडियम बायफॉस्फेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, तो ये इसके मुख्तलिफ नाम है, और ये भी एक एसिडिक सॉल्ट है। फाइनली बच्चों चूंकि अब इसके अंदर सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो जैसे ही हम इसका रिएक्शन मजीद कंटिन्यू करवाते हैं तो ये आप देखिए कि अल्टीमेटली स्टूडेंट्स ये कन्वर्ट हो जाता है Na3PO4 में, यानी सोडियम फॉस्फेट में। और बच्चों जो सोडियम फॉस्फेट बना है दिस इज सोडियम फॉस्फेट, और बच्चों ये एक नॉर्मल सॉल्ट बन गया या न्यूट्रल सॉल्ट बन गया,
क्योंकि इसमें कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो गई है हाइड्रोजन की। यहां पार्शियल रिप्लेसमेंट थी, यहां पार्शियल थी, लेकिन यहां कंप्लीट रिप्लेसमेंट हुई है। इसलिए बनने वाले सॉल्ट के अंदर किसी भी जगह पर हमें हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहा। ऐसे सॉल्ट को न्यूट्रल या नॉर्मल सॉल्ट का नाम दिया जाता है। अब आप अंदाजा करें स्टूडेंट्स कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप सबको पता है कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ये ऐसा रिएक्शन शो कर रहा है तो अंदाजा करें कि ये कितना वीक एसिड होगा। और हम उसको डिस्कस करके आ चुके हैं कि ये एक वीक ट्राई प्रोटिक या ट्राई बेसिक एसिड है। सो स्टूडेंट्स, ये है इसकी पहली प्रॉपर्टी जिसको आपने ध्यान में रखना है। बाकी प्रॉपर्टीज एसिड वाली भी इसकी हैं, लेकिन वो भी इसी तरह हम अगर उसको डिस्कस करें जो कि टॉपिक का हिस्सा नहीं है तो हमें नजर आएगा कि वहां पर भी ये वीक एसिड के तौर पे काम कर रहा है। अब स्टूडेंट्स आते हैं इसकी एक टेम्परेचर वेरिएशन की तरफ। तो मैं उसका पॉइंट यहां पे हेडिंग बना के लिख रहा हूं। टेम्परेचर वेरिएशंस। स्टूडेंट्स, इसकी टेम्परेचर वेरिएशंस जो है वो किस तरह होती हैं, इसको जरा सुनिएगा। हमारे पास ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है। स्टूडेंट्स, जैसे ही हम इसको हीट करते हैं और हीट करके लेके जाते हैं 260 डिग्री सेल्सियस से 280 डिग्री सेल्सियस पर, तो स्टूडेंट्स इस टेम्परेचर पर, इस रेंज पर पहुंचकर इट स्टार्ट्स टू एलिमिनेट इट्स वाटर। ये वाटर को एलिमिनेट करना शुरू कर देता है, मतलब डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो जाती है। एंड आफ्टर डिहाइड्रेशन इट फॉर्म्स H4P2O7 और इसके 2 यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये क्या प्रोड्यूस हो गया है? दिस इज नेम्ड एज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब बहुत सारे बच्चों को समझ लगेगी कि क्यों आपकी बुक में इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड लिखा गया है। क्योंकि मैंने शुरू में बता दिया था कि इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड स्टूडेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें और भी फॉस्फोरिक एसिड्स हमें नजर आते हैं, जैसे कि पायरोफॉस्फोरिक एसिड। सो जब आप ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर रेंज पे जाके इट स्टार्ट्स एलिमिनेटिंग इट्स वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब इट स्टार्ट्स टू डिहाइड्रेट, और डिहाइड्रेशन के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड के अंदर। फिजिकल चेंज कोई बहुत ज्यादा नहीं आता स्टूडेंट्स, ये भी कलरलेस सॉलिड है और ये भी कलरलेस सॉलिड है, तो कोई इतना बड़ा फिजिकल चेंज हमें इसके अंदर नजर नहीं आता। अलबत्ता एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में चेंज हो गया। स्टूडेंट्स, अगर हम इसे मजीद हीट करते हैं ना तो तकरीबन 316 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचकर ये एक नई फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वहां पर भी ये वाटर लूज करता है, यानी यहां पर भी डिहाइड्रेशन होती है स्टूडेंट्स। एंड आफ्टर डिहाइड्रेशन इट फॉर्म्स 2 यूनिट्स ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और स्टूडेंट्स, यहां पे ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड में तब्दील हो गया। इसका मतलब है फॉस्फोरिक एसिड हमें इन 3 शक्लों में, इन 3 हालतों में मिलेगा, ऑर्थो और पायरो और मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड में चेंज हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, इसका जो कलर होता है वो ग्लासी सा कलर होता है, जैसे शीशा जब मेल्ट हुआ होता है तो उसका एक कलर सा आ रहा होता है। तो यहां पर हमें एक फिजिकल चेंज जो है वो नुमाया सा नजर आएगा। सो दिस इज द टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, दैट व्हेन इट इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर इट लूजेस इट्स वाटर मॉलिक्यूल्स टू बिकम pyrophosphoric acid. After it loses more water, it undergoes the process of dehydration and it forms metaphosphoric acid. So students, this is the topic of phosphoric acid. इसको long question के तौर पे लाजमन prepare कीजिएगा. Thank you. So dear students, that was the topic of phosphoric acid और orthophosphoric acid. इसके साथ ही हमारे पास ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस का टॉपिक खत्म हो जाता है और अब हम इस चैप्टर के दूसरे हाफ की तरफ चलेंगे।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे एक तफसीली और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।